जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, आज का जो लेक्चर होगा हमारा वो क्वालिटी पैरामीटर ऑफ रो वाटर इंजीनियरिंग का हमारे होने वाला है। यानी कि हम रो वाटर इंजीनियरिंग अपना पढ़ रहे हैं, तो उसी को हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास ये सिटी है, ये क्या है, आप लोग के पास कोई सिटी है, तो इस सिटी का किया क्या था आपने, इस सिटी के लिए आपने वाटर डिमांड पता कर ली कि एट प्रेजेंट इस सिटी की जो है वो वाटर डिमांड क्या है। ठीक है, यानी कि इस सिटी के, अभी इस सिटी के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कितना वाटर रिक्वायर्ड है, उनकी वाटर डिमांड कितनी है, ये आपने पता कर लिया। फिर आपने क्या करा, आपने ये पता करा कि आने वाले टाइम में इस सिटी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। तो आपने क्या किया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किया। आपने क्या किया, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग किया। अब आपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्यों किया, क्योंकि जो आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करने वाले हो वो आज के लिए डिज़ाइन नहीं करने वाले हो। आप जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन करने वाले हो वो आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल तक वाटर सप्लाई करने वाला है। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 साल, 20 साल, 50 साल तक जो आप लोग की जो पॉपुलेशन है वो वही रहेगी जो आज है। तो आपने वाटर डिमांड पता करी आज की, और फिर आपने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर लिया कि आने वाले 10 साल, 20 साल, 50 साल में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी। ये चीज़ आपने पता कर ली। फिर इसके बाद क्या है, आप लोग को पता करना है कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होगी तो आने वाले टाइम के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इससे इसकी मल्टीप्लाई करके ये पता कर लोगे कि आने वाले टाइम में कितनी वाटर डिमांड होगी। अब उस वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी सोर्स ऑफ वाटर की। किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सोर्स ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होगी कि जो आप लोग की रिक्वायरमेंट है इस सिटी को पानी की, ये आप कहाँ से फिलफिल करोगे। अब इस सोर्स ऑफ वाटर में आप देख सकते हो कि आप लोग के पास एक तो सरफेस वाटर सोर्स अवेलेबल है और एक आप लोग के पास अंडरग्राउंड वाटर सोर्स अवेलेबल है। तो ये दो सोर्स आप लोग के पास अवेलेबल है। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सोर्स मिल गया, सपोज आपको क्या है, कोई ऐसी लेक मिल गई या आपको कोई कैनाल ऐसी मिल गई, या हो सकता है आपको रिवर कोई ऐसी मिल गई कि जिससे आप डायरेक्ट पानी ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब ऐसा तो है नहीं कि सर आपको लेक मिल गई, आपको कैनाल मिल गया, आपको रिवर मिल गया और आप इनसे पानी उठाओगे और जाकर के कॉलोनी में ट्रांसफ़र कर दोगे कि लो भाई इस पानी को पियो। उस पानी को ट्रांसफ़र करने से पहले जो आपको सोर्स मिला है, आपको उसमें कुछ चेक लगाने पड़ेंगे। जैसे हम आरसीसी में चेक लगाते थे, हम स्टील में चेक लगाते थे कि हमारी जो स्ट्रक्चर है जो बन करके तैयार हुई है वो सेफ़ है कि नहीं। तो वैसे ही क्या करेंगे, जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर है इसमें हम क्या लगाएंगे, अपने चेक लगाएंगे और चेक करेंगे कि जो हमारे पास सोर्स ऑफ वाटर मिला है उसकी क्वालिटी क्या इतना वो वैल्यूएबल है, इतनी कैपेबल है कि हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आज का जो लेक्चर हमारा होने वाला है वो इसी से रिलेटेड होने वाला है कि हम क्वालिटी पैरामीटर्स अपने देखेंगे रो वाटर के। जो हमारे पास रो वाटर है जिसको हमको कॉलोनी के अंदर ट्रांसफ़र करना है अपना, अगर हमारे पास ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी के अंदर हमको वाटर को ट्रांसफ़र करना है, तो जो हमारे पास रो वाटर आ रहा है इस रो वाटर की क्वालिटी चेक करेंगे कि हमारे पास क्वालिटी कैसी है इसकी। अब इस क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होता है, हम इसको तीन तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक होती है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, एक होते हैं हमारे पास केमिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, और एक होते हैं हमारे पास बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स। तो हम तीनों क्वालिटी पैरामीटर्स को अपना डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की जो क्लास है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि आज की क्लास से आप मान के चलो कि 2 to 3 क्वेश्चन जो हैं आप लोग के, चाहे वो जेई का एग्ज़ाम हो या एई का एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आप लोग की होने वाली है। तो ये आप लोगों को मालूम होगा तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। तो जो हमारे पास वाटर इम्प्योरिटीज़ हैं इन रॉ वाटर इंजीनियरिंग, हम उसको क्लासीफाई करते हैं तीन तरीके से। एक होता है हमारे पास फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो सबसे पहले बात करेंगे अपना फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स की। ठीक है, तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स में अगर हम बात करें तो फिजिकल रो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, यानी कि जो हमारे पास रो वाटर है, जिस वाटर को हम सप्लाई करने वाले हैं कॉलोनी को या अपनी सिटी को हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं, उस वाटर को हम बोल रहे हैं रो वाटर। तो उस रो वाटर की क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, लेकिन कौन सी क्वालिटी को चेक कर रहे हैं हम चेक कर रहे हैं फिजिकल क्वालिटी को। अब सर फिजिकल क्वालिटी कौन सी क्वालिटी होगी वाटर की, तो देखो फिजिकल क्वालिटी वो क्वालिटी आती हैं, फिजिकल के अंदर वो सब क्वालिटी आती हैं जिनको आप सेंस कर सकते हो, जिनको आप क्या कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, या जिसकी आप स्मेल को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो। वो सारी के सारे पैरामीटर्स आप लोग के किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर्स के अंदर आप लोग के आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि सर सेंस किस चीज़ को कर सकते हैं हम, तो सेंस कर सकते हो यार आप लोग, अगर मान लो कि वाटर का जो कलर है वो येलो है, रो वाटर का जो कलर है वो कैसा येलो है, तो आप उसको सेंस नहीं कर सकते हो। हमारे जो सेंसेबल ऑर्गन है, जैसे आई है या नॉइज़ है, तो उसकी हेल्प से हम सेंस कर सकते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है,
तो टेम्परेचर अगर मान लो कि जो आपका रो वाटर है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप उसको सेंस कर सकते हो, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, वो फिजिकल क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। आप कलर की बात कर रहे हो, ठीक है, आप कलर को देख सकते हो तो फिजिकल के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं। और अगर मान लो कि हम बात करें, सपोज आपके पास क्या है, एक वाटर है, रो वाटर, और उसमें से बहुत ज़्यादा ऑर्डर आ रही है, बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आप समझ लो उसमें से स्मेल आ रही है, ठीक है। तो आप उस स्मेल को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, तो वो आपका कैसा पैरामीटर हो गया, वो फिजिकल। तो फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर ऑलमोस्ट वो पैरामीटर होंगे जिनको आप सेंस कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो और टच कर सकते हो, वो सारे पैरामीटर्स हमारे पास होने वाले हैं। लेकिन इन पैरामीटर्स से हमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है सर, तो इन पैरामीटर से जो क्वेश्चन हमारा फ्रेम होता है वो फ्रेम होता है सोर्स से, कि सर कौन सा सोर्स होता है हमारे पास, कहाँ से ये आते हैं वाटर के अंदर, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लिए, क्यों हार्मफुल हैं, ठीक है, क्या सिर्फ हार्मफुल हैं या कुछ ऐसा भी है कि इनका यूज़फुल भी हमारे लिए हो सकते हैं, कैसे हम इनको मेज़र करेंगे, क्या हमारे पास कोई टेक्निक्स हैं, क्या कोई मेथड्स हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट हैं जिनकी हेल्प से हम इनको मेज़र करने वाले हैं, क्या इनकी लिमिट्स होती हैं, ठीक है। तो उन लिमिट्स के बारे में भी हम अपना यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वन बाई वन हम सारी चीज़ों के बारे में अपना बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर आता है वो आता है हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड। क्या आता है, सस्पेंडेड सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड की अगर हम बात करें तो सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है हमारा, इसका जो सोर्स रहता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर रहता है। क्या रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर रहता है। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आप मान लो रिवर में जाओ, ठीक है, रिवर में जाने के बाद आप कांच का एक गिलास लो, और कांच का गिलास लेने के बाद उसमें क्या है, एक गिलास पानी ले लो उसमें से। तो जब एक गिलास वाटर उसमें से लोगे तो आप देखोगे उसमें कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो आप लोग को तैरते हुए नज़र आएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो आप लोगों को तैरते हुए नज़र आएंगे। वो तैरते हुए जो फ्लोटिंग पार्टिकल्स हैं जो तैरते हुए नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स बोलते हैं। अब ये सस्पेंडेड सॉलिड्स जो आते हैं हमारे, वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से आते हैं। अब सर ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो है आप लोगों, ये टर्म्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे इन्वायरमेंट में यही आप लोग को कंफ्यूज करता रहेगा। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी का मतलब होता है जो प्लांट्स की वजह से हों, जो एनिमल वेस्ट की वजह से हों, या जो एल्गई की वजह से हों। तो इन सब की वजह से जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी रो वाटर के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, अपना ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी बोलेंगे, ठीक है। और जो इम्प्योरिटीज़ हमारी किले की वजह से हो सकती हैं, सिल्ट की वजह से हो सकती हैं, गिलास की वजह से हो सकती हैं, कुछ मिनरल्स की वजह से भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन सब की वजह से जो हमारे पास इम्प्योरिटी होंगी वो कैसी होंगी, इनऑर्गेनिक होंगी। कैसी होंगी, हमारे पास इनऑर्गेनिक होंगी। तो हमारे पास जो हमारे पास जितने भी फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर हैं, जितने भी फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर हैं, उन सब फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर के हमारे पास जो सोर्स होने वाले हैं वो यही होंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर हमारे होने वाले हैं। अब ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, वो मैंने आप लोग को बता दिया। अब सर इनके होने का हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम इनको क्यों निकालना चाह रहे हैं, अगर ना निकालें तो क्या होगा, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो एक तरफ आप लोग को ये वाटर का एक गिलास नज़र आ रहा होगा, ये किसी भी चीज़ का जूस नहीं है, पहली चीज़ तो आप ये समझ लो। ये आप लोग का एक रिवर का, एक कैनाल का वाटर सैंपल हो सकता है। अब इसके अंदर आप लोग को नज़र आ रहा होगा कुछ बहुत सारे फ्लोटिंग से पार्टिकल हैं, जिसकी वजह से आप लोग इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो आप लोग इसके आर पार नहीं देख पा रहे हो वो किसकी वजह से है, वो सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आप लोग का ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपना इम्पैक्ट की। तो सर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले इट अफेक्ट साइकोलॉजिकल ऑफ कंज्यूमर। ये साइकोलॉजी जो होती है कंज्यूमर की, उसको इफ़ेक्ट करता है। कैसे, अगर मान लो आपको किसी ने एक गिलास वाटर ला के दिया, एक गिलास वाटर ला के दिया कि भाई आप इस पानी को पियो, अगर आपको उसमें सस्पेंडेड सॉलिड दिख जाए या आपको उसमें किसी तरीके की स्मेल आती हुई दिख जाए, तो क्या आप उस पानी को पियोगे, नहीं पियोगे ना, क्योंकि आपकी वो साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि यार पानी वही पियेंगे हम जो साफ़ हो। अगर उसमें एक छोटा सा भी एक पार्टिकल अगर आपको फ्लोट करता हुआ नज़र आ जाए, एक तैरता हुआ एक छोटा सा पार्टिकल भी नज़र आ जाए, तो आप उस पानी को नहीं पीते हो, है कि नहीं, यही होता है। तो हमारी सबसे पहले किसको इफ़ेक्ट करता है, वो साइकोलॉजी को इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड इन पाइप इज कॉल्ड द इनक्रस्टेशन। दूसरी बात क्या होती है, अगर मान लो कि आपका जो रो वाटर है, आप उसको जब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाओगे तो जाहिर सी बात है आप उसको पाइप से लेके जाओगे। तो जब आप उसको पाइप से लेके जाओगे और उसमें आपके सस्पेंडेड सॉलिड हैं, तो कहीं पर अगर मान लो सस्पेंडेड सॉलिड आप लोग के सेटल हो गए,
सस्पेंडेड सॉलिड क्या आप लोग के सेटल हो गए। तो इस पाइप में अगर सस्पेंडेड जो पार्टिकल हैं वो सेटल हो गए तो यहाँ पे आप लोग की चोकिंग की कंडीशन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? चोकिंग की कंडीशन हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है जिसमें आप लोग के जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं इनक्रस्टेशन। क्या बोलते हैं? इनक्रस्टेशन। अब इसकी वजह से होगा क्या, जब पार्टिकल सेटल हो जाएंगे तो सर इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? तो इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि पहले अगर क्यू डिस्चार्ज हो रहा था तो अब इन पार्टिकल की वजह से क्यू डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज की कुछ ना कुछ कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि हमारा जो डिस्चार्ज है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिड्यूस डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। जो हमारी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है? यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और क्या इफेक्ट पड़ता है सर जो हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वाटर में, और इनका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इट इफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। हमको मालूम है कि हमारा जो रो वाटर है अगर उसमें सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो इन सस्पेंडेड सॉलिड को हमको रिमूव तो करना पड़ेगा ना। तो अगर हम इनको रिमूव करेंगे तो रिमूव कैसे करेंगे? इसके लिए ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर ये हमारे प्रेजेंट होंगे तो जाहिर सी बात है कि इनको रिमूव करने में कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी। एक तो हमारे अलग अलग तरीके के जो पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करने में कुछ ना कुछ हमारी कॉस्ट आती है, और अगर सस्पेंडेड सॉलिड है तो उनको रिमूव करने में हमारी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो ओवरऑल जो वाटर ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। जो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा और फैक्टर क्या है कि मान लो आपके सस्पेंडेड सॉलिड है, सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब सस्पेंडेड सॉलिड प्रेजेंट है तो इन सस्पेंडेड सॉलिड हमारे किस चीज़ को बताते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। और जब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो इसके अंदर प्रेजेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इस वाटर सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि इन सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से होंगे, तो इनको किल करने के लिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें प्रेजेंट है इनको किल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक डिसइंफेक्टेंट डालना पड़ेगा। और जब डिसइंफेक्टेंट आप डालोगे तो वो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? हमारा क्लोरीन। अब मान लो जितने ज़्यादा सस्पेंडेड सॉलिड होंगे उतने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हमें Cl2 भी तो उतना ही ज़्यादा डालना पड़ेगा। और अगर Cl2 आप ज़्यादा डालोगे तो वो महंगा मिलता है, वो आपका उसमें कॉस्ट आप लोग की बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी आप लोग का कॉस्ट का एक ये भी फैक्टर है। तो Cl2 रिक्वायर्ड मोर, इसका मतलब कॉस्ट क्या होगी? हमारी बढ़ जाएगी। एक और फैक्टर होता है कि सस्पेंडेड सॉलिड इन इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर। जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो हमारा ऑर्गेनिक होता है नेचर में, विच परमिट्स ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, और अगर ऑर्गेनिक होंगे तो इनको जो डीकम्पोज करेंगे वो डीकम्पोज करेंगे हमारे कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको डीकम्पोज करेंगे और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो वाटर के अंदर होंगे तो इनकी वजह से क्या होंगी? हमारी डिजीज़ होंगी, है कि नहीं? तो ये क्या करता है? सस्पेंडेड सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता है? प्रमोट करता है, उनकी ग्रोथ को क्या करता है? प्रमोट करता है। क्यों? क्योंकि ये सस्पेंडेड सॉलिड जो होता है ऑर्गेनिक होता है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का काम करता है। किसका काम करता है? फूड का काम करता है। अब जाहिर सी बात है अगर किसी को प्रॉपर तरीके से खाना मिलेगा तो वो क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मतलब अपनी ही जैसी स्पीसीज़ को और बनाएगा। तो जब और बनाएगा तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो हमारी ज़्यादा हो जाती है। तो सस्पेंडेड सॉलिड के आप देखो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है सस्पेंडेड सॉलिड का। तो कहीं ना कहीं इन सस्पेंडेड सॉलिड को क्या करना पड़ेगा? हमें रिमूव करना पड़ेगा। अब हमारे पास सर हम इनको मेज़र कैसे करते हैं? जो हमारे पास अगर हमको मालूम पड़ जाए कि कितने सस्पेंडेड सॉलिड हैं तो हम इनको निकाल लेंगे आसानी से। तो हम पता कैसे करें, मेजरमेंट कैसे करें अपने सस्पेंडेड सॉलिड का? तो इसके मेजरमेंट के लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं अपना ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं? ग्रेविमेट्रिक टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसमें हम इसका नोट करते हैं वेट। क्या नोट करते हैं? वेट। करते क्या है कि जो हमारे पास वाटर सैंपल होता है, इस वाटर सैंपल में जो भी हमारे पास क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं, उनको हम टोटल सॉलिड बोलते हैं। अब ये टोटल सॉलिड दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड और एक होते हैं हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉलिड। अब सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं ये वो सॉलिड्स होते हैं जो हमको नेक्ड आइज से दिखते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। वो हमारे पास कौन से होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। लेकिन एक सॉलिड वो होते हैं जो प्रेजेंट तो होते हैं लेकिन हमको अपनी नेक्ड आइज से नहीं दिखते, हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। तो वो आपके पास कौन से होते हैं? डिसॉल्व्ड सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो अब दो तरीके के सॉलिड हमारे पास आए, एक सस्पेंडेड सॉलिड और एक हमारे पास डिसॉल्व्ड सॉलिड। तो अब हम इनको मेजर कैसे करेंगे? तो इनको मेज़र करने के लिए हम करते क्या हैं? जो हमारे पास वाटर सैंपल होता है उसको हम फ़िल्टर से अपना पास कराते हैं, उसको फ़िल्टर से पास कराते हैं। तो फ़िल्टर से पास कराते हैं तो जो डिसॉल्व्ड सॉलिड होता है
और वाटर होता है वो नीचे आ जाता है, और जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो हमारे इस फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाते हैं, और उसके साथ कुछ वाटर भी हमारा रुक जाता है, कुछ वाटर भी हमारा क्या है रुक जाता है, कुछ मॉइस्चर भी रुक जाता है, ठीक है। अब जब ये हमारे पास जो बचा हुआ रेजिड्यू है, जो हमारे पास बचा हुआ क्या है रेजिड्यू, इसको हम बोलेंगे रेजिड्यू, जो हमारे पास बचा है। अब इस रेजिड्यू को क्या करते हैं हम, हीट करते हैं अपना किस पे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए, 24 घंटे के लिए 104 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम क्या करते हैं अपना इसको सस्पेंडेड सॉलिड को और वाटर का जो कॉम्बिनेशन रेजिड्यू हमको बचा है, इसको हम क्या करते हैं हीट करते हैं, और हीट करने के बाद यहाँ पे जो हमारे पास निकल करके आता है वो निकल करके आता है सस्पेंडेड सॉलिड। क्या निकल करके आता है, सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। अब डिसॉल्व्ड सॉलिड जो आता है, ये डिसॉल्व्ड सॉलिड एक्चुअली में हमारा केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है। क्या है, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है। अगर ये हमारे पास केमिकल क्वालिटी पैरामीटर है तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पोर्शन यहाँ से बच करके आया था डिसॉल्व्ड सॉलिड और वाटर का, इसको हम क्या करेंगे अपना हीट करते हैं किस पे, 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए, जैसे हमने इसको किया था। तो इसके बाद भी हमारे पास यहाँ से क्या बन जाता है, तो यहाँ से हमारे पास बच जाता है डिसॉल्व्ड सॉलिड। जब मैं आपको केमिकल क्वालिटी पैरामीटर बताऊंगा तो वहाँ पे आप लोग को इसके लिए और टेक्निक भी बताऊंगा कि और भी टेक्निक अवेलेबल हैं जिससे हम डिसॉल्व्ड सॉलिड को पता करते हैं, तो आपको बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब अगर हम बात करें इसकी लिमिट की, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा बनेगा वो बनेगा सोर्स से, कि कहाँ से ये आता है वाटर के अंदर, फिर इसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इसको हम कैसे मेज़र करते हैं, मेजरमेंट क्या वो मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर एक और चीज़ आती है लिमिट, ठीक है। तो इसकी लिमिट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो EVS प्रोटेक्शन एजेंसी है, जिसको हम EPA बोलते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है वो बोलती है कि आपके पास जो वाटर है, रो वाटर है, उसके अंदर आप 30 मिलीग्राम पर लीटर तक सस्पेंडेड सॉलिड को क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। मतलब 1 लीटर के अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर 30 मिलीग्राम तक अगर आप लोगों के पास सस्पेंडेड सॉलिड अगर प्रेजेंट है, तो आप उस वाटर सैंपल को, उस रो वाटर सैंपल को क्या कर सकते हो, सप्लाई कर सकते हो, किसको, अपनी सिटी को सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होती है जो लिमिट होती है, क्लियर। और एक हम कोड भी अपना पढ़ेंगे जो कि हमारे पास 10,500 2012, ये हमारे पास एक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का इंडियन स्टैंडर्ड कोड है। तो इस कोड के बेस पे भी हम अपना देखेंगे कि क्या इसकी लिमिट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि इस कोड ने लिमिट को स्पेसिफाई किया हुआ अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशन। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अलग अलग कंट्रीज़ में जाते हो तो वहाँ की अलग अलग कंडीशन, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी डिमांड होती है वो भी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जो लिमिट्स होती हैं वो भी क्या होती रहती हैं, हमारी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी डिपेंड करती हैं, क्लियर। चलिए, तो ये हमारे पास पहला जो है क्वालिटी पैरामीटर जो है, जो कि फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर है, वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि है हमारे पास क्या, सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। इसके साथ ही देखिए मैं आप लोग को बता देता हूँ, नेक्स्ट हमारे टर्बुडिटी आता है। टर्बुडिटी पढ़ने से पहले मैं एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोग के लिए कर देता हूँ। देखिए, अगर आप लोग को सभी सब्जेक्ट के इसी तरीके से डिटेल में अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, ये नोट्स चाहिए और कंप्लीट वीडियो चाहिए, कंप्लीट वीडियो चाहिए, और कंप्लीट वीडियो के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए चाहिए, अगर ये सब आप लोगों को चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है VIP सिविल गुरु, VIP सिविल गुरु, ठीक है। आप इसको सर्च कर सकते हो प्ले स्टोर पे, या इसकी जो लिंक है वो भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो वहाँ पे जा कर के आप देखोगे हमारा कोर्स चल रहा है जिसका नाम है वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। क्या नाम है, वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट। तो उस कोर्स का ही ये एक पार्ट है जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। उस कोर्स में सेम थिंग मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, सेम चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सेम तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और ज़्यादा डिटेल में वहाँ चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो उस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप लोग को यहाँ पे बेसिक टू एडवांस चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो, नाम भले ही वन लाइनर है, लेकिन वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे ऐड है, और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं, और साथ में PDF भी है। ये सब मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ अभी जो इसका प्राइस चल रहा है वो 649 रुपीज़ चल रहा है। तो अभी आप इसको जा करके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसका जो प्राइस होने वाला है आप लोग का वो 849 रुपीज़ होने वाला है बहुत जल्दी। जैसे ही हमारा इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्राइस मैं 649 करने वाला हूँ। तो इसको आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ सर, वाकई बहुत वैल्यूएबल कंटेंट है। इसके साथ ही अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो 8077283538 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। कॉल भी करके आप पता कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आप लोग की क्वेरीज़ वगैरह हैं तो आप यहाँ पे पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारे पास टर्बुडिटी। नेक्स्ट हमारे पास टर्बुडिटी। टर्बुडिटी को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टर्बुडिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, टर्बिडिटी भी हम इसको लिख देते हैं। तो टर्बिडिटी या टर्बुडिटी की अगर हम बात करें तो वी कैन सेंस इट
सो इट इज़ अ फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर। देखो ये जो होती है ना टर्बिडिटी, ये सबसे पहले तो हम इसको सेंस कर सकते हैं, और अगर हम इस चीज़ को सेंस कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया जिस चीज़ को आप सेंस कर सकते हो, टच कर सकते हो, या फिर आप उसको स्मेल उसकी अगर आप ले सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें आप लोग किसके अंदर आती हैं, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर के अंदर आती हैं। और जो टर्बोडिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, तो इसलिए कैसा हो गया, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर हो गया। अब टर्बोडिटी का मतलब क्या, अगर सपोज आपको क्या करे कोई, यार ऐसा कोई पानी ला के दे, ऐसा कोई पानी ला के दे, तो आप पियोगे क्या उस पानी को, उस वाटर को आप पियोगे, नहीं पियोगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो वाटर के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये आपका थोड़ा वाइट था, फिर ये थोड़ा येलोइस हुआ, फिर येलोइस हुआ, फिर ये देखो, फिर ये आपका जाते जाते क्या है, पूरा येलोइस कलर इसका हो गया, ठीक है। तो ये जो आप इस चीज़ को विजिट कर रहे हो, ये आपका क्या है, टर्बोडिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, कि इसकी टर्बोडिटी कम थी, फिर इससे ज़्यादा हुई टर्बोडिटी, फिर और ज़्यादा टर्बोडिटी हुई, फिर और ज़्यादा टर्बोडिटी हुई, और फिर और ज़्यादा टर्बोडिटी हमारे पास हो गई, ठीक है। तो ये अभी आप इसको भूल जाओ, ये एनटीयू क्या है ये सब मैं आपको समझाऊंगा, अभी थोड़ा वेट करो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी टर्बोडिटी जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, और जैसे टर्बोडिटी इंक्रीज़ कर रही है वैसे वैसे जो गंदा है पानी वो हमारा ज़्यादा होता जा रहा है, यानी पानी उतना ही ज़्यादा गंदा होता जा रहा है। तो टर्बोडिटी की अगर हम बात करें तो मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच लाइट इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और स्कैटर्ड बाय सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो जो हमारे पास इसको मेज़र करेंगे हम, जो हमारे पास टर्बोडिटी को मेज़र करने का जो प्रोसीजर होंगे, मेथड्स होंगे, वो हम उसको देखेंगे एब्जॉर्ब्ड और स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बेस पे देखेंगे, क्योंकि जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं इनकी वजह से ही हमारी टर्बोडिटी यहाँ पे होती है। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये टर्बोडिटी जो होती है वाटर के अंदर, ये होती किस वजह से है। तो टर्बोडिटी जो होती है हमारी वाटर के अंदर वो होती है सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से। और अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं हमारे, इन सस्पेंडेड सॉलिड को हम किस तरह से क्या करते हैं, अपना मेज़र करते हैं, और कितनी हमारे पास इनकी क्वांटिटी वगैरह को हम अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर एक वाटर सैंपल ऐसा है जिसमें अब्सेंस है हमारी टर्बोडिटी, यानी कि उसके अंदर टर्बोडिटी नहीं है, तो जो लाइट आ रही होगी किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से, वो उससे आसानी के साथ क्या कर जाएगी, हमारी पास कर जाएगी। लेकिन अगर एक सैंपल ऐसा है जिसके अंदर टर्बोडिटी है हमारी, तो अगर टर्बोडिटी उसके अंदर है तो उसके अंदर बहुत सारे सस्पेंडेड सॉलिड हमारे पास होंगे, और उन सस्पेंडेड सॉलिड से जैसे ही हमारे पास लाइट इससे आएगी और आने के बाद लाइट इससे पास होगी, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल टकरा करके कुछ इधर उधर हमारे होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा इन पार्टिकल से टकरा करके जाना लाइट को, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। या फिर या कई बार क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं उस लाइट को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो ये दो तरीके के फिनोमिना हमें देखने को मिलते हैं इन सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से, जो कि एक टर्बोडिटी को तो देते ही देते हैं, साथ में यहाँ पे हमारे पास जो लाइट हम जब चेक करते हैं इससे, तो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड और स्कैटरिंग वाला फिनोमिना भी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सोर्स तो मैंने अभी आपको क्लियर करा कि इसका जो सोर्स होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सॉलिड्स होते हैं हमारे, जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रो वाटर के अंदर, एक्चुअली मैं वाटर नहीं बोल रहा, रो वाटर बोलूँगा, क्योंकि हम रो वाटर इंजीनियरिंग अभी अपना पढ़ रहे हैं। तो रो वाटर इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा रो वाटर है उसके अंदर ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं हमारे, अगर वो हमारे प्रेजेंट हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, हमारे पास टर्बोडिटी आती है। अच्छा, इसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, तो इसके इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल है हमारे पास, और सिंपल के साथ साथ सेम होते हैं, कैसे, सस्पेंडेड सॉलिड के जैसे होते हैं। क्यों, क्योंकि सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से ही तो हमको टर्बोडिटी देखने को मिल रही है, तो वही सेम इफेक्ट इसका होगा हमारा, जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड का था। तो इट इफेक्ट साइकोलॉजिकल ऑफ कंज्यूमर, यानी कि अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल कंज्यूमर का मतलब, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई गिलास है उसमें पानी ला के दे और वो पानी गंदा हो, तो हम उसको नहीं पीने वाले, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट करता है। फिर उसमें क्या होता है, अगर सस्पेंडेड सॉलिड जो अगर वो डिपॉजिट हो गए हमारे, जिस पाइप से वो फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा पाइप जो ब्लॉक हो जाएगा, चोक हो जाएगा, और चोकिंग की वजह से क्या होगा, उसमें जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और ये जो पार्टिकल सेटल होते हैं, सेटल होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनक्रस्टेशन। क्या बोलते हैं इसको, इनक्रस्टेशन हम अपना इसको बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड टू मेजर टर्बोडिटी ऑफ रो वाटर। हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम मेजर करते हैं टर्बोडिटी को। देखो, सबसे पहला हमने सस्पेंडेड सॉलिड पढ़ा, सेकंड जो हम पढ़ रहे हैं अपना वो टर्बिडिटी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, टर्बिडिटी पढ़ रहे हैं। तो इस टर्बिडिटी को जब हम पढ़ रहे हैं तो इस टर्बिडिटी को अब हम कैसे कैसे मेजर करेंगे, तो उसको मेजर करने के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। और इन मेथड को मैंने क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखा है। किस में रखा है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब पहले कौन सा मेथड आया था,
फिर उसके बाद कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था, फिर उसके बाद कौन सा आया था। तो उस तरीके से मैंने इन मेथड्स को क्या है अपना अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले जो टर्बिडिटी को मेज़र करने का मेथड हमारे पास अवेलेबल होता है वो होता है टर्बिडिटी रोड मेथड। सेकंड जो होता है हमारे पास वो होता है जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। क्या होता है? जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हमारे पास होता है। और थर्ड जो होता है हमारे पास वो होता है बेलीज टर्बिडिटी मीटर। कौन सा होता है? बेलीज टर्बिडिटी मीटर होता है। और फोर्थ जो होता है हमारे पास वो कौन सा होता है? नेफिलोमीटर होता है। कौन सा होता है? नेफिलोमीटर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर से बोल रहा हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर जो होता है एक लेबोरेटरी मेथड होता है, ये आप ध्यान रखना। मैं बाकी आप लोग को आगे भी बताऊंगा। तो हम एक एक मेथड को अपना पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्बिडिटी रोड मेथड की। किसकी बात करते हैं? टर्बिडिटी रोड मेथड की। तो टर्बिडिटी रोड मेथड जैसे ही नाम से क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं एक रोड है, एक हमारे पास क्या रोड। रोड मतलब अगर हिंदी में बात करें तो छड़। क्या है? एक छड़ है। तो इसमें होता है क्या है हमारे पास, एक हमारे पास क्या है, ये इस तरीके की क्या होती है, ग्रेजुएटेड रोड होती है। इस तरह की ग्रेजुएटेड रोड होती है हमारे पास। इस पर मार्किंग होती है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये मार्किंग होती है। और साथ में यहाँ पे क्या होता है, एक निडिल लगी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं प्लेटिनम निडिल। क्वेश्चन में पूछता है कि किस तरीके की निडिल होती है, तो प्लेटिनम निडिल हमारे पास होती है। और ये हमारे पास क्या होता है, रो वाटर का हमारे पास सैंपल होता है। क्या होता है? रो वाटर का सैंपल होता है जिसकी टर्बिडिटी हमको मेजर करनी है। तो हम अपना क्या करते हैं, इसमें एक सैंपल हमने अपना लिया, वाटर सैंपल लिया, और हम क्या करते हैं अपना इस टर्बिडिटी रोड को इसके अंदर इंसर्ट करना शुरू करते हैं, इसके अंदर इसको डालना शुरू करते हैं। और ऊपर से हम इसको देख रहे होते हैं। तो जब हम ये हमारी क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम डालते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, इसकी प्लेटिनम निडल होती है। फिर धीरे धीरे प्लेटिनम निडल क्या नीचे आती जाती है और हम इसको ऊपर से देख रहे होते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी हमारे पास आ जाती है जब हमको ये प्लेटिनम निडल जो है वो दिखनी बंद हो जाती है। तो जिस पॉइंट पर आने के बाद ये हमको दिखनी बंद हो जाती है, यहाँ पर हम उसकी क्या कर लेते हैं, अपनी रीडिंग नोट कर लेते हैं। और वो हमको क्या दे देता है, टर्बिडिटी दे देता है। क्या दे देता? टर्बिडिटी। अब ये जो टर्बिडिटी हमको दी है वो हमारे पास यूनिट होती है उसकी मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि हमको देखने को मिलती है मिलीग्राम पर लीटर में, या फिर हम उसको बोलेंगे अपना पीपीएम में। क्या होंगे? पीपीएम। पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियम में, लेकिन एक पार्ट पर मिलियम आप लोग का 1 मिलीग्राम पर लीटर के इक्वल होता है। उसके बाद एसटीयू। एसटीयू होता है आपका स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है। तो इन तीनों में अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है, तो एसटीयू होती है, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट हमारे पास होती है। ठीक है। तो ये यूनिट हमारे पास निकल करके यहाँ से आती है। अब सर अगर मान लो टर्बिडिटी हमारे पास 1 मिलीग्राम पर लीटर आ गई, तो इस बात का क्या मतलब है, इस चीज़ का मतलब क्या है, ये हमको समझाइए। तो अगर हम इसका मतलब समझें तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये इसका मतलब है कि 1 लीटर के अंदर जो है वो 1 मिलीग्राम क्या है, हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड है। आप यही तो समझ रहे होगे कि इसका मतलब 1 मिलीग्राम के अंदर, 1 लीटर के अंदर हमारे 1 मिलीग्राम सस्पेंडेड सॉलिड है। जो हमारी टर्बिडिटी हमको देते हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड देते हैं। लेकिन इसका मतलब अगर मैं समझाऊं तो इसको हम कंपेयर करके समझते हैं। कैसे समझते हैं इसको? हम कंपेयर करके समझते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक प्योर वाटर का क्या होता है, 1 लीटर का प्योर वाटर सैंपल होता है। 1 लीटर का क्या होता है, प्योर वाटर सैंपल होता है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिलिका डाइऑक्साइड इसके अंदर मिक्स करते हैं। तो अगर हमने मान लो 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड अगर मिक्स करा, तो इसका जो कलर होगा अगर वो इसके जैसा हमें देखने को मिल रहा है, तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि इसकी जो टर्बिडिटी है वो कैसी है, 1 मिलीग्राम पर लीटर है। इसका ये मतलब होता है। तो टर्बिडिटी विच 1 मिलीग्राम सिलिका डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन 1 लीटर, जो हमारे पास 1 मिलीग्राम पर लीटर आई है टर्बिडिटी, इसका मतलब ये है कि उतनी ही सिलिका हमारी 1 लीटर के अंदर क्या करेगी, टर्बिडिटी देगी। इसका मतलब ये हमारे पास होता है। तो दैट वाटर, तो दैट इज़ 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट है, तो इसका मतलब 1 मिलीग्राम पर लीटर है। और 1 मिलीग्राम पर लीटर का मतलब ही 1 ppm होता है। और 1 ppm को ही क्या बोलते हैं हम, 1 STU बोलते हैं, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट। और स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट जो होती है जिसको हम 1 STU बोलते हैं, ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट होती है इन तीनों में। तो इन तीनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, STU मानी जाती है, समझी जाती है। ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि टर्बिडिटी रोड मेथड से हम कैसे मेजर करते हैं। उसके बाद सेकंड जो टेक्निक आती है हमारे पास टर्बिडिटी को मेजर करने की, वो होती है हमारे पास जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। कौन सी होती है, जैक्सन टर्बिडिटी मीटर होता है। तो जैक्सन टर्बिडिटी मीटर क्या बोलता है, इसके बारे में हम देखें तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। पहले आप इस चीज़ को देख लो। यहाँ पे हमारे पास इसका फ्रेम होता है इस तरीके का बना हुआ, उसके ऊपर हमारे पास वाटर सैंपल रखा हुआ होता है। फिर हमारे पास ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब होती है, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब हमारे पास इसके अंदर होती है। ठीक है। तो हम करते क्या अपना कुछ इस तरीके से, हमारे पास जो ये ट्यूब है, जो वाटर सैंपल जिसके अंदर हम अपना डालेंगे, इसके अंदर हम अपना ग्लास ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम वाटर डालना शुरू करते हैं।
क्या करते हैं इसके अंदर जो हमारे रो वाटर सैंपल है उसको हम डालना शुरू करते हैं, और नीचे से हमारे पास कैंडल जो होती है, जो लाइट का सोर्स होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं अपना। ठीक है, अब हमको मालूम है नीचे से लाइट है तो इससे रेज आ रही होंगी, रेज पास हो रही होंगी, और ऊपर कहाँ हम इसको ऊपर से देख रहे होते हैं तो ऊपर हमारी आई होती है, तो वो हमको रेज दिख रही होती हैं, वो रेज़ क्या हमको दिख रही होती हैं। तो लेकिन जैसे जैसे हम इस जो हमारे पास ये चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर हम वाटर को डालते रहते हैं, तो मान लो यहाँ तक डाला वाटर, फिर यहाँ तक डाला, फिर यहाँ तक डाला, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, तो एक लिमिट ऐसी आती है कि जो नीचे से लाइट आ रही होती है ना, वो हमको दिखना बंद हो जाती है। और जिस पॉइंट पे हमको वो लाइट दिखना बंद हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं, अपना ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब की हेल्प से उस रीडिंग को हम अपना नोट कर लेते हैं। उस रीडिंग को क्या कर लेते हैं, हम अपना नोट कर लेते हैं, और वो जो रीडिंग नोट होकर के आती है वही हमको किसके बारे में बताती है, वही हमको टर्बिडिटी के बारे में अपना बताती है। क्लियर हुआ किस तरीके से हम इससे अपनी टर्बिडिटी मेजर करते हैं। तो लेवल ऑफ वाटर इज़ इंक्रीज टिल द फ्लेम ऑफ लाइट इज़ डिसअपियर, यानी कि इसके अंदर हम वाटर को अपना तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक जो लाइट नीचे से पास होकर के आ रही है वो हमको दिखना बंद ना हो जाए। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द टर्बिडिटी इज़ मोर देन 25 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है इस मेथड की, इस मेथड को आप तभी यूज करोगे जब आपकी वाटर सैंपल के अंदर जो है वो 25 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा आप लोग की क्या हो, टर्बिडिटी होनी चाहिए। अब सर टर्बिडिटी तो हम मेजर कर रहे हैं, उससे पहले कैसे पता चल जाएगा हमारे हमको कि इसके अंदर कितनी टर्बिडिटी है। तो ये चीज़ आती है हमें एक्सपीरियंस से, जैसे ही हम वाटर सैंपल को देखते हैं तो हमको मालूम पड़ जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस से चीज़ें आ जाती हैं कि हाँ इसकी टर्बिडिटी इतनी होगी कि नहीं होगी, तो हम उसी हिसाब से अपना मेथड क्या प्रीफर कर लेते हैं। और वैसे भी हमारे पास जो है वो लेबोरेटरी मेथड है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, लैब में यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट की, तो मिलीग्राम पर लीटर होता है, पीपीएम होता है, एक एसटीयू होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला जो स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट होता है, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट हमारे पास होता है। फिर उसके बाद जेटीयू होता है, जेटीयू इसी ने यूनिट दी थी अपनी, जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। लेकिन होते सब सेम ही है, मतलब सबका सेम होता है। ठीक है, ये चीज़ आप अपनी पहले क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेलीज एंड नेफिलोमीटर। ठीक है, तो ये बेलीज टर्बिडिटी मीटर ये अलग है, और नेफिलो वाला जो है वो एक अलग है। तो इन दोनों को मैं साथ में आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों क्या है हमारे पास सेम होते हैं, दोनों क्या होते हैं हमारे पास सेम होते हैं। तो चाहे बेलीज टर्बिडिटी मीटर हो, चाहे नेफिलो टर्बिडिटी मीटर हो, दोनों के दोनों बेस्ड हैं किस पे, कलर मैचिंग टेक्निक पे। किस पे बेस्ड हैं, कलर मैचिंग टेक्निक पे जो है वो दोनों बेस्ड हैं, और दोनों ही मेथड जो है वो यूज करे जाते हैं। अगर हम बात करें बेलीज़ की, मोस्टली बेलीज़ मेथड जो होता है वो आप लोग का वो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करा जाता है। अगर आपको किसी घर के अंदर, किसी कॉलोनी के अंदर वाटर अगर आपको सप्लाई करना है और आपको लग रहा है कि वहाँ पर हमको टर्बिडिटी को मेज़र करना है, तो अगर आपको टर्बिडिटी को वहाँ पे मेज़र करना है तो उसके लिए जो आप यूज़ करने वाले हो वो कौन सा मेथड यूज़ करने वाले हो, तो वहाँ पे बेलीज़ मेथड आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, अब इसकी ऐसी क्या खास बात है कि इसको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी खास बात ये है कि आपकी टर्बिडिटी अगर लेस देन 1 ppm है, यानी कि लेस देन 1 मिलीग्राम पर लीटर से भी अगर कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी हेल्प से अपना मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी खास बात होती है। यूनिट की बात करें तो वही मिलीग्राम पर लीटर, पीपीएम, एफटीयू जो हमारे पास होता है। ठीक है, और एक आ जाता है हमारे पास एनटीयू। ठीक है, तो एनटीयू जो हमारे पास आता है निकल करके, एनटीयू होता है हमारे पास नेफिलो टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, क्या होता है, नेफिलो टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, ये एफटीयू नहीं होगा, ये आपका वो होगा जो अभी मैंने पीछे आपको बताया था, एसटीयू। क्या होगा, एसटीयू होगा। ठीक है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं अपना, ये जो होगा हमारे पास वो एसटीयू होगा, स्टैंडर्ड टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया, ये हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट, हम इसको मान करके अपना चलते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास अगर हम बात करें तो सर हमारे पास जो क्या इनमें दोनों मेथड में क्या डिफरेंस होता है और कैसे हम इसकी हेल्प से मेजरमेंट करते हैं, वो थोड़ा हमको बताइए। तो देखो, ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, ये डायग्राम आप लोग को दिखाया हुआ है बेलीज़ का। किसका दिखाया हुआ है, बेलीज़ टर्बिडिटी मीटर का मैंने आपको ये दिखाया हुआ है। और सेम जो सेटअप होता है वो आपका नेफिलो का भी होता है, लेकिन बस एक छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है, वो आपको समझना है, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखो हमारे पास ये 2D में है डायग्राम, और ये हमारे पास 3D में है। तो आप दोनों को ठीक से देखो डायग्राम को। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एक सैंपल ये रखा हुआ है, एक सैंपल ये रखा हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सैंपल होता है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, इससे हमारी लाइट रेज आ रही होती हैं, क्योंकि हमको मालूम है टर्बिडिटी सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से है, और सस्पेंडेड सॉलिड जो होंगे उन पर हमारी अगर लाइट जाएगी तो या तो स्कैटर करेगी या एब्जॉर्ब करेगी, ये दो काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर लाइट डालते हैं, तो लाइट जैसे ही हमारे पास इस पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ पे तो
सैंपल जो रखा हुआ था, आप देखो ये सैंपल रखा हुआ है, तो ये आप 2D में देख रहे हो। जब 2D में देख रहे हो तो एक सैंपल आपको नज़र आ रहा है, जस्ट इसके पीछे दूसरा सैंपल रखा होता है कुछ इस तरीके से आप देखो तो एक जो होता है हमारे पास वो टेस्ट सैंपल होता है, ठीक है, और एक जो होता है हमारे पास वो स्टैंडर्ड सैंपल होता है। तो एक तो हमने एसएस बोला स्टैंडर्ड सैंपल, और एक को हमने टीएस बोला अपना टेस्ट सैंपल। तो दो सैंपल हमारे पास होते हैं। अब हम करते क्या हैं, जो हमारे पास यहाँ से लाइट आ रही होती है, जो हमारे पास यहाँ से लाइट आ रही होती है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं अपनी फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं, फ़ोटो इलेक्ट्रिक प्लेट लगा देते हैं। तो हम करते क्या हैं, यहाँ से जो हमारे पास लाइट आ रही होती है उस लाइट की इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कि जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है उससे कितनी इंटेंसिटी के साथ लाइट पास कर रही है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है उससे कितनी इंटेंसिटी के साथ लाइट पास कर रही है। इस टेक्निक पे हमारा बेस्ड होता है कौन सा, बेलीज टर्बोडिटी मीटर, और जो हमको हेल्प करता है अपना किस में, हेल्प करता है टर्बोडिटी को मेजर करने में। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इन बेलीज टर्बोडिटी मीटर लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ओनली। इसका मतलब क्या है कि ये बेलीज मेथड है। तो यहाँ पे समझो सोर्स ऑफ लाइट था, ये हमारे पास टेस्ट सैंपल है और ये हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है, दोनों एक दूसरे के आगे ये रखे हुए हैं बराबर में, ये आपको फील करने की ज़रूरत है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक सेल अपनी लगा दी, फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट हमने लगा दी। तो फोटो इलेक्ट्रिक मीटर करता क्या है हमारे पास, प्रोड्यूस करता है करंट को। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, करंट को देख लेते हैं कि कौन कितना करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो टेस्ट सैंपल है उससे हम देख लेते हैं वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल है उस वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके हेल्प से हम अपना क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं कि क्या हमारे पास क्या है, कि कितनी हमारे पास टर्बोडिटी होगी। लेकिन नेफिलोमीटर में क्या होता है, क्योंकि मैंने बोला दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, तो इन नेफिलोमीटर लाइट इंटेंसिटी इज मेजर्ड एट राइट एंगल टू द इंसिडेंट रे। यानी कि इसमें होता क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जस्ट इसके पीछे लगा रखी थी यहाँ पे इन सैंपल में, इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारे पास लाइट रेज आ रही हैं उन ट्यूब से क्या करते हैं हम 90 डिग्री के एंगल पे फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाते हैं। देखो दोनों एंड पे, इस साइड भी और इस साइड भी हमने क्या करा हुआ अपना फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट जो है हमने वो लगाया हुआ है। तो इधर भी हमारे पास, तो बस इतना सा डिफरेंस होता है हमारा। और ये जो बेलीज होता है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, और जो नेफिलोमीटर होता है हमारे पास वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। अब इसमें होता है क्या, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल होता है, क्योंकि दो सैंपल हैं, एक तो टेस्ट सैंपल है जो हमारे पास रो वाटर का है, और एक स्टैंडर्ड सैंपल होता है जिसको हम फॉर्म करते हैं, हम खुद से बनाते हैं इसको, जो हमारे पास स्टैंडर्ड सैंपल होता है। तो स्टैंडर्ड सैंपल जो होता है, जो बेलीज मेथड होता है हमारा, इस बेलीज मेथड में जो हम स्टैंडर्ड सैंपल अपना बनाते हैं वो हम स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं अपना किससे, SiO2 से, यानी कि सिलिका डाइऑक्साइड से। किससे बनाते हैं हम, सिलिका डाइऑक्साइड से बनाते हैं। जबकि जो नेफिलोमीटर होता है, इस नेफिलोमीटर में जो हम अपना स्टैंडर्ड सैंपल अपना बनाते हैं, इस स्टैंडर्ड सैंपल को बनाते हैं फॉर्मेजिन से। किससे बनाते हैं, फॉर्माजिन से बनाते हैं। तो फॉर्माजिन जो है, फॉर्माजिन यूज करा जाता है आपका नेफिलोमीटर में, और जो सिलिका डाइऑक्साइड है वो यूज़ करा जाता है बेलीज में। तो ये दो बेसिक से डिफरेंस है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहिए एग्जाम में तो बहुत बार ये क्वेश्चन दोनों आप लोग के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 10,500 2012 वाला जो रिवाइज कोड है, वो इसकी लिमिट के बारे में क्या बोलता है। तो इसकी लिमिट के लिए बोलता है, जो हमारा कोड है टर्बोडिटी की, कि जो एक्सेप्टेबल लिमिट होगी, जो एक्सेप्टेबल लिमिट होगी वो हमारे पास 1 NTU होगी, 1 नेफिलो टर्बोडिटी यूनिट हमारे पास होगी। और जो कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट होगी, कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट होगी वो 5 NTU होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिट होती है। लेकिन ये एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब क्या है और कोज फॉर रिजेक्शन का मतलब क्या है। तो एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब है कि अगर हमारे पास एक रो वाटर सैंपल है और उसकी टर्बोडिटी अगर हमने मेजर करी 1 NTU है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम सप्लाई कर सकते हैं। उसको हम क्या करते हैं, वाटर को अपना सप्लाई कर सकते हैं, अपना सिटी को, कॉलोनी को हम सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या है, अगर हमारे पास जो है जो वाटर सैंपल है और उसमें 5 NTU अगर हमारे पास टर्बोडिटी है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। लेकिन सुनो, अगर हमारे पास कोई और सोर्स अवेलेबल नहीं है, रो वाटर का और कोई सोर्स अवेलेबल नहीं है, और केवल एकमात्र सोर्स हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम अपनी वाटर को सप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, 5 NTU तक भी अपना वाटर को क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे, कॉलोनी को, सिटी को क्या है, वाटर को सप्लाई कर देंगे। तो कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट जो होती है एक अपर लिमिट होती है, कि इस लिमिट तक भी आप इस चीज़ को कर सकते हो, इस लिमिट तक भी आप इसको कर सकते हो, तो वो आपके पास होती है। जबकि जो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैनुअल की बात करें तो वो क्या बोलता है कि अगर आपकी 10 NTU तक भी अगर आप लोग की क्या है, टर्बोडिटी है, तो भी आप उसको क्या कर सकते हो, वाटर को सप्लाई कर सकते हो। ये आप लोग का बोलता है क्या, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैनुअल है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा।
सही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की। किसकी बात करते हैं? कलर की, क्योंकि कलर भी हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कलर को आप सिंपल देख सकते हो, अपनी आई की हेल्प से देख सकते हो। तो जब आई की हेल्प से आप उसको देख सकते हो तो सेंस कर सकते हो, और जब सेंस कर सकते हो तो एक ऐसा पैरामीटर होगा आप लोग का, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर होगा। कैसा होगा? फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर आप लोग का होगा। तो यहाँ पे कलर की हम बात करें, सर इसका सोर्स क्या होता है, ये कहाँ से आता है? तो ये कलर जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जितने भी आप लोगों के पैरामीटर्स होंगे उन सब के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होंगे वाटर के अंदर हमारे, वो या तो ऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे या इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे। इनमें से कोई भी एक सॉलिड्स हमारे पास हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे आता है कि जो हमारे पास सोर्स है वो मैंने आपको बता ही दिया। तो हमारे पास टोटल सॉलिड है, तो टोटल सॉलिड जो होते हैं वो एपरेंट कलर देते हैं हमारा, और जो डिसॉल्व्ड सॉलिड है हमारे पास वो ट्रू कलर देते हैं वाटर को। किसको? ट्रू कलर देते हैं वाटर को। लेकिन वाई शुड कलर चेक, हम कलर चेक करते क्यों हैं? कलर चेक ना करें तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या सर? तो बिल्कुल, जो वाटर के अंदर, जो रॉ वाटर के अंदर कलर कोजिंग कंपाउंड है, यानी कि वो सब के सब कंपाउंड जो कलर दे रहे हैं, जनरली रॉ वाटर का जो कलर होता है हमारा वो येलो, ठीक है, येलो कलर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। येलो कलर जो हो जाता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने भी देखा होगा, जो पानी जब रखा रहता है आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, जो पानी ख़राब होता है वो येलोइश हो जाता है बाद में। ठीक है, तो जो कलर कोजिंग कंपाउंड्स होते हैं हमारे, कलर कोजिंग कंपाउंड जो कलर प्रोवाइड करा रहे हैं, जब हम उनमें क्या करते हैं, अपना डिसइंफेक्टेंट ऐड करते हैं। क्लोरीन मान लो ऐड करा आपने, डिसइंफेक्टेंट है आपके पास, तो क्लोरीन जब आप ऐड करते हो तो वो जो कार्सिजोनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्सिजोनिक कंपाउंड्स होते हैं हमारे, वो बना लेते हैं क्लोरीन के साथ। जो कलर जिनकी वजह से है, जब वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होते हैं तो कार्सिजोनिक कंपाउंड्स हमारे बना लेते हैं, और ये कार्सिजोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास वो कैंसर कोजिंग होते हैं। तो इस कलर की वजह से ये नौबत आ जाती है हमारे पास, यहाँ तक हमारी कंडीशन आ जाती है कि हमें कैंसर तक हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर तक हो जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना होता है, वहाँ पे उनको रिमूव करना, उनको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब कलर कोजिंग कंपाउंड कैसा हो सकता है, कौन हो सकता है वाटर के अंदर? तो जैसे ये है हमारे पास, ठीक है, तो आपको मालूम है बेंजीन होता है C6H5OH, ठीक है, ये जो कंपाउंड है हमारे पास कलर कोजिंग होता है। अब मान लो आपने इसमें क्लोरीन ऐड करी, तो ये कंपाउंड आपका बन के आया, तो ये जो कंपाउंड है आपका, ये आपका कार्सिजोनिक कंपाउंड है, और ये आपको कैंसर कर सकता है। ये आपको क्या कर सकता है? कैंसर कर सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, वाटर का जो कलर होता है उसको रिमूव करना होता है। वाटर का जो कलर होता है उसको हमें रिमूव करना होता है। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब इसको मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है, तो ये भी कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है। एक हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है, एक टेस्ट सैंपल होता है, और स्टैंडर्ड सैंपल में हम अपने प्लेटिनम आयन को मतलब उसमें मिक्स करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम आयन जो होता है वो येलो कलर देता है। तो इस येलो कलर पर जितने प्लेटिनम आयन पे हमको इसके साथ ये वाला कलर मैच कर जाता है टेस्ट सैंपल का, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, उसकी हमारे पास वो हमारे पास कलर की उसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो कलर जो हम अपना मेजर करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं अपना टिंटोमीटर। ये आपका टिंटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जो ट्यूब रखी होती है, इनको नेस्लर ट्यूब हम अपना बोलते हैं, और यूनिट जो होती है वो उसकी TCU होती है, जिसको ट्रू कलर यूनिट बोलते हैं। अब ये जो लिमिट होती है इसकी बात करें तो एक्सेप्टेबल लिमिट 5 TCU होती है, और जो कोज फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है वो 15 TCU होती है। ठीक है, अब कोज फॉर रिजेक्शन का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल लिमिट का मतलब क्या है, वो मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इतना भी ये क्लियर हुआ होगा। और हाँ दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते क्या यार, मैं ये भूल जाता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देना यार, शेयर करना, और प्यारे प्यारे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि लेक्चर कैसे लग रहे हैं, मेरा एफर्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है, कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, क्लियर हो रही हैं कि नहीं। तो ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कीजिएगा यार, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, मैंने जो आप लोग को बोला है, एप्लीकेशन की लिंक मैंने आप लोग को दे ही दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जा करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो। इतनी नॉमिनल फीस पे आपको इतना बेहतरीन कंटेंट, PDF सब आपको मिल जा रही है, और क्या चाहिए यार, है कि नहीं। तो अब 2 पैरामीटर्स हो रहे हैं हमारे फिजिकल, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले टेस्ट एंड ऑर्डर। तो टेस्ट एंड ऑर्डर का यार जाहिर सी बात है, अगर आप बात करोगे, अगर आपको मान लो वाटर सैंपल में से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी, तो आप उस वाटर को नहीं पीने वाले। ठीक है, पहली चीज़ तो। और इसका जो सोर्स होगा वही सेम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होंगे हमारे, और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारा, वो आप लोग का क्या होता है, सेम कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स हमारे बनते हैं। तो जो कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनते हैं, आपको मालूम ही है कैंसर कोजिंग कंपाउंड्स होते हैं, और इनकी वजह से क्या होता है, हमें कैंसर होता है। तो ये हमारा इसका इम्पैक्ट होता है, तो इसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए। मेजरमेंट की बात करें तो इसके लिए डाइल्यूशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये डाइल्यूशन क्या होता है, इसका मतलब आप समझो। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, हम इसमें आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करते हैं इन द वॉल्यूम ऑफ टेस्ट सैंपल
विदाउट चेंज द सस्पेंडेड सॉलिड इन टेस्ट सैंपल। जो हमारे पास टेस्ट सैंपल है उसमें क्या करते हैं हम, उसका वॉल्यूम तो हम बढ़ा देते हैं प्योर वाटर उसमें ऐड करके, लेकिन जो उसमें सस्पेंडेड सॉलिड पड़े हुए हैं वो सस्पेंडेड सॉलिड क्या है हमारे, वो सेम रहने चाहिए, उनमें कोई भी हमारा क्या है चेंजेस नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, अगर हमारे पास सपोज ये टेस्ट सैंपल था और उस टेस्ट सैंपल में हमारे पास पहले 2 ग्राम सस्पेंडेड सॉलिड थे 1 लीटर का ही सैंपल था, तो हमने क्या करा इसमें 9 लीटर प्योर वाटर ऐड कर दिया। तो जब 9 लीटर हमने इसमें प्योर वाटर ऐड कर दिया तो अब हमारे पास सैंपल कितना हो गया, 10 लीटर का हो गया। तो जो 10 लीटर का सैंपल हुआ, इस 10 लीटर में अब भी हमारे पास जो सस्पेंडेड सॉलिड है वो कितने होने चाहिए, 2 ग्राम ही होने चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं अपना डाइल्यूशन टेक्निक। तो इस डाइल्यूशन टेक्निक का यूज़ करके हम क्या करते हैं अपना इसको पता करते हैं। और इसमें होता क्या है कि जो हमारी कंसंट्रेशन रहती है ये देखो कांस्टेंट रहती है, ये हमारी चेंज नहीं हुई, क्योंकि पहले 1 लीटर में क्या था 2 ग्राम थे, अब 10 लीटर में 2 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन तो हमारी सेम है ना। तो सस्पेंडेड सॉलिड की कंसंट्रेशन सेम रहती है, बट हम उसको क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये हमारे पास टेस्ट सैंपल है, ये हमारे पास प्योर वाटर का है, और ये हमारे पास क्या आता है, डाइल्यूटेड सैंपल आता है। तो हम करते क्या है इसमें, हम कुछ इस तरीके से करते हैं। अगर मान लो हमारे पास टोटल 200 का हमारे पास मान लो टेस्ट सैंपल जो था वो 100 ml का था, ठीक है, और हमने उसमें क्या करा 190 ml क्या कर दिया हमने उसमें प्योर वाटर ऐड कर दिया। जब प्योर वाटर ऐड करा तो डाइल्यूटेड सैंपल हमारा 200 ml का हो गया। डाइल्यूटेड सैंपल कितने का हो गया, 200 ml का। तो अब हम करेंगे क्या, प्योर वाटर को अपना बढ़ाते जाएंगे। देखो जैसे 190 था, 195 था, और जो टेस्ट सैंपल था हमारा वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो ओवरऑल डाइल्यूटेड सैंपल है वो हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। ये 200 था, ये 200, तो 200 ही रहना चाहिए। तो इस वैल्यू को बढ़ाएंगे और ये टेस्ट सैंपल जो है हमारे पास, इसका जो वैल्यू वो कम होता जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। जैसे आप देखोगे तो टोटल 200 रहेगा। तो अगर मान लो पहले 10 था तो 190 ऐड करा तो 200 ml में अभी भी हमारी ऑर्डर आ रही है। तो अब हमने क्या करा 195 प्योर वाटर ऐड करा, उसको 5 रहने दिया, तो अब भी हमारा 200 ml है, लेकिन अब भी ऑर्डर आ रही है, तो अब भी हमारा टेस्ट सेटिस्फाई नहीं है। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। और मान लो एक वैल्यू मिली हमको 2 हमने टेस्ट सैंपल लिया 2 यूनिट, और 198 हमने प्योर वाटर लिया, और अब भी हमारे पास 200 ml अगर हमारे पास टोटल कांस्टेंट हमारे पास है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो इस कंडीशन में आने के बाद मान लो हमारी ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से रिमूव हो गई वाटर सैंपल से, तो हम बोल देंगे कि यहाँ पर हमारा क्या है, टेस्ट जो है वो इस स्टेज में आकर के हमारे पास अगर टेस्ट एंड ऑर्डर हमारे पास रिमूव हो गई है, तो हम बोल देंगे कि ये हमारे पास जो हमारा टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया है। तो इतना डाइल्यूट करेंगे कि 200 ml में तो कोई चेंज ना हो, और जो कोई टेस्ट है हमारा या कोई ऑर्डर है उसमें ना रहे, ठीक है, कोई टेस्ट या किसी तरीके का ऑर्डर ना रहे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोस्कोप। क्या बोलते हैं इसको, ओस्मोस्कोप हम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है डाइल्यूशन फैक्टर। तो डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होता है। तो जैसे कि यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम कितना हमारे पास 200, इनिशियल कितना था 10, तो हमारे पास 20 क्या हो गया इसका डाइल्यूशन फैक्टर। तो इस तरीके से हमारे पास डाइल्यूशन फैक्टर भी हम अपना निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास TON जो होता है इसको मेजर करने की यूनिट होती है, जिसको हम थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर बोलते हैं, जिसको हम डाइल्यूशन रेशियो भी बोलते हैं। तो ये हमारे थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो होता है इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, जो हमारे पास ये A था और ये B था, तो दोनों को कंबाइन करके A+B बना था, तो ये A+B ऊपर ले लेते हैं और इसको A वाले को नीचे ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है TON। क्लियर। अब यहाँ पर लिमिट जो होती है टेस्ट एंड ऑर्डर की, एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 1 टन होती है, TON मतलब थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, और जो कॉज फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है वो 3 TON होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर पे हमारा क्या कर देते हैं, उसको कॉज फॉर रिजेक्शन कर देते हैं। नेक्स्ट जो लिमिट आती है हमारे पास वो आती है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की बात करें तो जो हमारा टेम्परेचर है रो वाटर का, तो जनरली रो वाटर का जो टेम्परेचर है हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है वो केमिकल और जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती हैं रो वाटर की उनको इफेक्ट करता है। अब आप कहोगे सर अगर मान लो टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो गया तो याद रखना टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के। तो हमारा टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाती है। अब सर ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या होता है, तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कुछ नहीं होता है, बड़ा ही सिंपल है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी में क्या होता है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो यूज़ करता है जो हमारी ऑक्सीजन है वाटर के अंदर उसको, और डिकम्पोज करता है जो भी हमारे पास बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करता है। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उनमें जो कार्बन जो है हमारे उस कार्बन को वो यूज़ करता है अपना फूड की तरह, और वहाँ पे आप लोग का क्या है एक बायोमास को फॉर्म करता है, ठीक है। और यही जो कार्बन होता है जो इसमें प्रेजेंट होता है इसको एनर्जी देने का काम करता है। तो ये हमारे पास क्या होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, इसको हम बायोलॉजिकल पैरामीटर में और मैं आप लोग को इसको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रो दिया है।
अब इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, फिर इसके बाद आएगा बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर। तो देखो बड़े अच्छे से मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को क्वेश्चंस की हेल्प से, डायग्राम की हेल्प से सभी आप लोगों को समझा रखे हैं। और ये सब आप लोगों को क्या है कि ये सारी चीज़ें जो आप लोगों को मिलने वाली हैं वो इसके आगे के जो लेक्चर मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों को दूंगा एप्लीकेशन पे, जो केमिकल क्वालिटी पैरामीटर के होंगे और जो बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर के होंगे। तो जाओ यार, इतने में आप लोगों की डेली कहीं जा करके रहोगे ना, 10-12 की फ़ीस भी आप लोगों की इससे ज़्यादा होती थी ट्यूशन की, जितने में मैं आप लोगों को पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इतना बेहतरीन कंटेंट इतने कम प्राइस पे मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। देखो सस्ता दे रहा हूँ, बेस्ट दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझ लो। बहुत बेहतरीन कंटेंट है, विश्वास करो। एग्ज़ाम में बैठना, पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ। अगर अभी तक जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया इतना पढ़ करके अगर आपके क्वेश्चन लग जाते हैं फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर के, तो मान करके चलना कि वाकई वैल्यूएबल कंटेंट है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि दावा कर रहा हूँ, प्रूफ भी कर करके दिखा रहा हूँ। ठीक है चीज़ों को। तो ये है कंटेंट की वैल्यू, क्योंकि हमारा नारा ही है, स्लोगन ही है कि कंटेंट ही है हमारी पहचान। बेहतरीन लग रहा है कंटेंट तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, प्राइस बढ़ने से पहले जा करके ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।